Dear student, this is paper of 6 June 2023, which is especially for Manipur district because there were some problem. That's why this exam was not conducted at that time when NEET was properly conducted in all of the India. ठीक? So this is the question number 41. So this question is a container of volume. आपको volume given है. कंटेंट्स आपको मोल गिवन है कि N1 आपका है 0.2 और ये आपके पास हाइड्रोजन का है. ठीक है, आपके पास दूसरा जो आपके पास मोल्स दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है दैट इज ऑर्गन. ठीक है, तो ऑर्गन का दिया हुआ है दैट इज 0.3. N1 आपको पता है, N2 आपको पता है. प्रेशर आपको फाइंड आउट करना है 200 केल्विन पर. तो आपको पता है कि डाल्टन्स प्रेशर लो, उसके अकॉर्डिंग ये है कि अगर आपके पास दो इमिसिबल गैसेस हैं तो उनका जो टोटल प्रेशर होता है, तो टोटल प्रेशर इज द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ बोथ द गैसेस. टू इमिसिबल गैसेस आपके पास हैं PH2 प्लस P प्रेशर ऑफ ऑर्गन. ठीक है, अब आपको प्रेशर फाइंड आउट करना है कि ऑर्गन का कितना होगा, आपके हाइड्रोजन का कितना होगा. तो प्रेशर के लिए आप सिंपल इक्वेशन का यूज़ करें PV इज इक्वल टू nRT. तो यहाँ से आप प्रेशर को फाइंड आउट कर सकते हैं. तो nRT अपॉन V. वॉल्यूम आपको पता है दैट इज 200 सेंटीमीटर क्यूब. कन्वर्जन का आप ख्याल रखेंगे. तो आपको यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए आप कैलकुलेट कर रहे हैं, ये 0.2 है, इसका वैल्यू R है, टेम्परेचर आपके पास 200 है, अपॉन वॉल्यूम आपको गिवन है दैट इज 200 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर माइनस, आप इसको मीटर क्यूब में चेंज करेंगे तो -6 हो जाएगा. 200 से 200 कैंसिल आउट दैट इज 0.2 R यू कर सकते हैं मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर 6. इसी तरीके से आपके पास ये H2 का है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि ऑर्गन का कितना होगा. ये ऑर्गन के लिए आप लिख देंगे, इसका आपके पास होगा nRT अपॉन V. आप वैल्यूज पुट करेंगे, ऑर्गन के नंबर ऑफ मोल्स हैं 0.3, R का वैल्यू बाद में रख देंगे हम. टेम्परेचर आपको गिवन है दैट इज 200 केल्विन, ये केल्विन में गिवन है, अपॉन वॉल्यूम आपको गिवन है दैट इज सेम वॉल्यूम है 10 रेज़ टू पावर, ये कंटेनर का वॉल्यूम है आपके पास. 200 से 200 कैंसिल आउट, ये आपके पास होगा 0.3 R मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर 6. प्रेशर आपको दोनों का मालूम हो गया. ठीक है, हाइड्रोजन का मालूम है आपको और ऑर्गन का मालूम है. जस्ट एड दिस टू प्रेशर, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 0.2 R. क्योंकि दोनों में 10 रेज़ टू पावर 6 कॉमन है तो उसको हम कॉमन लेकर के बाहर ले लेते हैं. R भी कॉमन है तो इसको भी आप बाहर ले सकते हैं. जो आपकी क्वांटिटीज ऐड हो रही है ये 0.2 और 0.3 मल्टीप्लाई बाई R इंटू 10 रेज़ टू पावर 6. 0.2 प्लस 0.3 दैट इज 0.5, आप उसको हाफ ले सकते हैं. और ये आपके पास 8.3 R का वैल्यू गिवन है आपको, मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर 6. आप डिवाइड लगाएं इसमें, तो 2 का डिवाइड लगाएंगे तो 4.15 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर 6. तो ये आपके पास आंसर जो आएगा ये पास्कल में आएगा क्योंकि आपने सब यूनिट को ऐसा यूनिट में रखा है. तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा करेक्ट आंसर इज 4. ठीक है, नेक्स्ट 42 पर हम मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 42. टू प्रोड्यूस एन इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ 2 मिली एम्पियर, करंट आपको गिवन है 2 मिली एम्पियर इन द स्पेस बिटवीन द पैरेलल प्लेट ऑफ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस आपको गिवन है दैट इज 4 माइक्रोफेरेड. रेट ऑफ चेंज ऑफ अप्लाइड वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस, ये आपको dV/dt आपको कैलकुलेट करना है. तो आपको पता है कि कैपेसिटर में चार्ज जो गिवन होता है Q इज इक्वल टू CV ऐसे देते हैं हम. ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करूँ तो dQ/dt ये हो जाएगा आपके पास, कैपेसिटर्स को आप ये C dV/dt. आपको dQ/dt इसको आप कह सकते हैं कि ये आपके डिस्प्लेसमेंट करंट है C dV/dt. करंट का वैल्यू आपको गिवन है दैट इज 2 मिली एम्पियर, तो मिली एम्पियर को हम लिख सकते हैं 10 रेज़ टू पावर -3. कैपेसिटर्स आपको गिवन है 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6 और ये हो गया आपके पास dV/dt.
तो dv अपॉन dt का वैल्यू आपको चाहिए था, तो आप इसको कैलकुलेट कर लें, सोल्व कर लें इसको। तो 10⁻³ आप इसको डिवाइड करेंगे 4 × 10⁻⁻6, -3 है, नीचे -6 है, तो ऊपर जाएगा 10⁻³ हो जाएगा, और ये 4 है, 4 से 2 टाइम्स आप इसको लिख लेंगे। 1000 में 2 का डिवाइड लगाएंगे आप, तो आपको मिलेगा 500 वोल्ट पर सेकंड। तो आपका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। 43 में आपको EMF इज जनरेटेड बाय एन AC जनरेटर हैविंग, इसमें आपको नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है, दैट इज 100। आपको लूप का एरिया भी गिवन है, दैट इज 1 मीटर स्क्वायर। आप कोयल को रोटेट करा रहे हैं, है ना, और ओमेगा आपको गिवन है कि जिस एंगुलर स्पीड से आप रोटेट कर रहे हैं दैट इज 1 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। ठीक है, तो इसको आपको चेंज करना पड़ेगा रेडियन पर सेकंड में। तो 1 रिवोल्यूशन में एक अगर रिवॉल्व कर रहे हैं एक साइकिल में, आपका एंगल रोटेट जो होता है 2 पाई होता है, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। नेक्स्ट आपको इंफॉर्मेशन है कि मैग्नेटिक फील्ड है आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म है, और इसका वैल्यू आपका गिवन है 0.05 टेस्ला। तो अब यहाँ पर जब आप किसी भी कोइल को रोटेट कराते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तो फ्लक्स में चेंज होता है, और फ्लक्स आप लिखते हैं कि फाई इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, या आप यूँ कहें कि बी ए कोस थीटा। क्वेश्चन में गिवन है कि आपका मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, एरिया आपका कांस्टेंट है, तो आप चेंज कर रहे हैं सिर्फ उसके रोटेट करा रहे हैं, तो थीटा चेंज हो रहा है। तो आप इसको जो EMF इंड्यूस होगा उसको आप लिख सकते हैं कि d∅dt। EMF जो इंड्यूस हुआ उसका मैग्नीट्यूड d∅dt ये होगा। आपका b कांस्टेंट है, तो ये जो कांस्टेंट क्वांटिटी होती है डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाती है, तो ये कांस्टेंट है। इस ओमेगा को आप लिख सकते हैं यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं आप ओमेगा टी, तो थीटा को आप यहाँ पर लिख दें ओमेगा टी। टाइम के साथ आपका एंगल चेंज हो रहा है, ठीक है, तो आप इसको लिखेंगे d cos ओमेगा टी अपॉन dt। ये सिर्फ आपके ये नंबर ऑफ आपके पास जो कॉइल्स है, तो टर्न उसमें जो है एक है, उसके लिए वैलिड है। अगर आपके पास n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो इसका मैग्नीट्यूड आप n से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर आपको n का वैल्यू गिवन है, तो उसको सिंपली आप n से पुट कर देंगे। अब यहाँ पे इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगा, ठीक है, ये आपका माइनस साइन आता है यहाँ पर, तो कोस का डिफरेंशिएशन माइनस होगा, तो ई का वैल्यू आप लिखते हैं। तो सिर्फ हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो आप इन सब चीज़ों से माइनस प्लस का इसमें यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे एन बी ए, ठीक है, कोस का आप लिख देंगे साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पर जब आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ओमेगा टी का जो कोफिशिएंट होगा बाहर आ जाएगा, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, क्लियर। अब यहाँ पर आपको इस चीज़ को मैक्सिमाइज करना है, तो ये तब मैक्सिमाइज होगा जब आपका साइन ओमेगा टी ये कितना हो जाए 1 हो जाए। तो मैक्सिमम जो आपके पास इंड्यूस EMF की वैल्यू आएगी वो एन बी ए इंटू ओमेगा। जो भी आपको रिक्वायर्ड है इस फॉर्मूले में सब कुछ आपको गिवन है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि n का वैल्यू आपको गिवन है कि दैट इज ई मैक्स का कैलकुलेशन हम कर रहे हैं, ये होगा आपके पास n का वैल्यू पुट करें 100। नेक्स्ट आपको गिवन है एरिया, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है दैट इज 0.05। नेक्स्ट आपको गिवन है एरिया दैट इज 1। नेक्स्ट गिवन है आपको ओमेगा, ये हमने कैलकुलेट कर लिया 2 पाई वैल्यू पुट कर दें। इन सब वैल्यूज को जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आपको मिलेगा यहाँ पर 0.5, तो ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 2 पाई, 10 पाई आ रहा है। पाई का जो वैल्यू होता है आपके पास 3.14 होता है, मल्टीप्लाई आप 10 से करेंगे तो 31.4, ये आपके पास वोल्ट में मैक्सिमम EMF आपको मिल जाएगा। तो आंसर इसके अकॉर्डिंग होगा आपका सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में मेंशन है आपको कि इसको वेरी हाई फ्रीक्वेंसी गिवन है और इफेक्टिव इम्पीडेंस आपको इस सर्किट का बताना है, ठीक है। सर्किट्स आपका कॉम्प्लिकेटेड सा गिवन है, लेकिन इतना ही आसान क्वेश्चन है ये। तो आप यहाँ पर वेरी हाई फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ पर आप मुझे बताएं कि आप जो लिखते हैं एक्सेल इम्पीडेंस, रिएक्टिव इम्पीडेंस और इंडक्टिव इम्पीडेंस और ये कैपेसिटिव इम्पीडेंस, इसका जो फॉर्मूला होता है ओमेगा इंटू एल होता है। ओमेगा को आप लिखते हैं 2 पाई एफ इंटू एल,
ठीक है। और ये आपके पास ओमेगा सी मतलब कैपेसिटिव इम्पिडेंस, इसको लिखते हैं 1/ओमेगा सी। ओमेगा का आप वैल्यू पुट करें 1/2πf/L। एक चीज जो यहाँ आप यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं वो ये है कि अगर फ्रीक्वेंसी आपका बहुत ज्यादा हुआ, ठीक है, बहुत ज्यादा हुआ, लेट्स से कि इन्फिनिटी हो गया, तो आपका ये इंपीडेंस कितना आ जाएगा, विल टर्न टू इन्फिनिटी। यहां पर आपका इसको आप बहुत ज्यादा कर देंगे फ्रीक्वेंसी को, तो यहां पर हो जाएगा आपका ये अप्रोक्सीमेटली 0। इसका मतलब एक्सेल क्या हो जाएगा, ये इन्फिनिटी है, मतलब आपका ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा और ये आपका शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है हाई फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग, अब आप सर्किट को रीअरेंज कर लें किस तरीके से आपको इसको, हाई फ्रीक्वेंसी पर आपका इंडक्टेंस ये ओपन सर्किट की तरह हो जाएगा और ये शॉर्ट सर्किट की तरह हो जाएगा। तो आप इसको इस तरीके से लिखें, ये आपका कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस को आपको शॉर्ट सर्किट करना है, तो आप सिंपली एक वायर बना दें यहाँ पर, जहाँ पर आपका कैपेसिटेंस है आपने वायर बना दिया। ठीक है, इसके बाद यहाँ भी आपका कैपेसिटेंस है, यहाँ भी आप वायर बना दें एक। नेक्स्ट, यहाँ पर आपका इंडक्टेंस है, तो इंडक्टेंस आपका ओपन सर्किट रहेगा, तो इसको ओपन कर दें आप। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आपका रेसिस्टेंस है और ये इस तरीके से, यहाँ पर फिर से आपका इंडक्टेंस है, तो ये वाली ब्रांच भी आपकी ओपन सर्किट में गई, यहाँ कोई करंट फ्लो नहीं होगा, और यहाँ पर आपका ये वोल्टेज सोर्स है। ये आपको रेसिस्टेंस है 1 ओम, ये गिवन है आपको, और ये वाला रेसिस्टेंस भी है 3 ओम। तो अब सिर्फ सर्किट में आपका 1 और 3 ओम रह गया, जो कि आपका किस में सीरीज में है, ये 1 ओम है और ये आपका 3 ओम है, ये 1 ओम है, ये 3 ओम है। टोटल जो आपके पास इंपेडेंस अब इस केस में हो गया, क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस आपका सीरीज में है, तो आर इक्विवेलेंट या जेड इक्विवेलेंट आपका है, तो प्योर रेसिस्टिव सर्किट ये हो गया आपके पास आर इक्विवेलेंट, दैट इज 1, और ये आपका 2 ओम है, तो इसको लिखें आप 2 ओम, तो ये 2 ओम हो गया, दैट इज आपका आंसर आएगा 3 ओम। ठीक है, 1 + 2 दैट इज 3। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज 3 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, ये आपका एंगुलर मोमेंटम सब कुछ दिया हुआ है आपको, और ये आपका जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका रोटेशनल डायनामिक्स से। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि आपको टॉर्क गिवन है, दैट इज 100 न्यूटन मीटर। ठीक है, यहाँ पर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है, दैट इज I इज इक्वल टू 300 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। तो टॉर्क का जो फॉर्मूला आपको पता होगा, टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा होता है, और एल्फा आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन की कैलकुलेशन आप यहाँ से कर सकते हैं कि टॉर्क इज इक्वल टू एल्फा इज इक्वल टू टॉर्क अपॉन एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पर आप इसकी वैल्यूज पुट करेंगे, ये 100 है और ये आपके पास 300 है, तो एल्फा आपके पास आ गया 1/3, ये आ गया आपके पास रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, टॉर्क आपके पास कांस्टेंट है, तो एंगुलर जो आपके पास एक्सेलरेशन है वो भी क्या है, कांस्टेंट आएगा। अगर कांस्टेंट है तो आप इक्वेशंस का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में ये रेस पर है, तो ओमेगा इनिशियल ये कितना है, 0 है। आपको टाइम मेंशन है कि 3 सेकेंड पर आपको इसकी एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, तो आप ओमेगा का यूज़ करें। ओमेगा इज इक्वल टू, जैसे आप यूज़ करते हैं लीनियर इक्वेशन में रेक्टेंगुलर मोशन में, v इज इक्वल टू u + at, तो वहाँ पर चेंज कर दें v को ओमेगा से और एक्सेलरेशन को एंगुलर एक्सेलरेशन से। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस एल्फा इंटू टी। ओमेगा का वैल्यू आपको पता है ओमेगा नॉट का, दैट इज 0। एल्फा आप कैलकुलेट कर चुके हैं 1/3। टाइम जो आपको मेंशन है दैट इज 3 सेकेंड। तो इसको आप सॉल्व करें, तो 3 से 3 कैंसिल आउट, तो ओमेगा आपके पास आ जाएगा 1 रेडियन पर सेकेंड। तो यहां से आपका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में ये मेंशन है कि आपको EMF ऑफ सेल हैविंग इंटरनल रेसिस्टेंस आपको उसका गिवन है, बैलेंस एट लेंथ ऑफ इतना है, पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन है, इस लेंथ पर ही बैलेंस हो रहा है, और एक्सटर्नल जो आपके पास रेसिस्टेंस है इस कनेक्ट कर देते हैं आप बाद में उस सेल से। तो आपको बताना है कि बैलेंसिंग लेंथ अब कितना हो जाएगा। तो लेट्स से कि आपका पोटेंशियोमीटर
इस तरीके से है, कोई आपने ये सेल लगा रखा है, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस आप मान सकते हैं कि आर के इक्वल है और ईएमएफ ई के इक्वल है। ईएमएफ आपका और ये इंटरनल रेसिस्टेंस है। इस पोटेंशियोमीटर वायर में ये इस तरीके से आपने कनेक्ट किया हुआ है, ये पोटेंशियोमीटर आपके पास वायर है और इस वायर के लिए आपको पता है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना है, लेट्स से कि x है, ये प्राइमरी आपका सर्किट है, आपने इसको फिक्स किया हुआ है। यहाँ पर आपने एक सेल को कनेक्ट कर दिया है, लेट्स से कि आपने सेल को ऐसे कनेक्ट किया है। ये इंश्योर करें कि आपने जो सेल कनेक्ट किया है उसका ईएमएफ इस पोटेंशियोमीटर वायर पर ए और बी, यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उससे क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। और जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है तो कम होगा ही, तभी आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ पर आपका एक बैलेंसिंग लेंथ आता है, लेट्स से कि ये ईएमएफ है। जब आप यहाँ पर गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करते हैं तो किसी पॉइंट पर जब आप इस जॉकी को यहाँ पर स्लाइड करते हैं इस पूरे वायर पर, तो कहीं पर जाकर के आपका डिफ्लेक्शन 0 आता है। लेट्स से कि यहाँ पर ये कितना आ गया, आपका L1 आ गया। तो आपको दिया हुआ है जब ये L1 आ गया तो इसका मतलब इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 है, करंट 0 है आपका, यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। अगर यहाँ कोई करंट फ्लो नहीं होगा तो इस सेल में आपका कोई करंट नहीं है तो पोटेंशियल ड्रॉप भी नहीं है। इसका मतलब यहाँ इन दोनों पॉइंट्स पर आपका जो इन दोनों पॉइंट्स पर जो यहाँ ए मान लें, इसको सी मान लें आप, ये AC जो आपके पास होगा VAC, तो ये आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब है कि यूनिट लेंथ का कितना पोटेंशियल है। लेकिन अब यहाँ यूनिट लेंथ का पोटेंशियल आपके पास x है, तो L1 लेंथ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, x इंटू L1। तो ये VAB का वैल्यू तो कितना हो गया, x इंटू L1, और ये VAB उतना ही होगा जितना कि आपका EMF है सेल का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस रेसिस्टेंस में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप भी नहीं होना है। तो पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होना है तो VAC, ए और सी पर जो पोटेंशियल है वो किसके इक्वल है, EMF के इक्वल है। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि E इज इक्वल टू x इंटू L1। ये तो आपका फर्स्ट इंफॉर्मेशन था जो आपको गिवन था कि आपने ऐसे कनेक्ट किया, आपको लेंथ मिला है L1 आपको गिवन है, दैट इज L1 इज इक्वल टू आपने 330 ये लिया हुआ है, आपको गिवन है सेंटीमीटर में। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ये था। सेकंड पार्ट में आपने क्या किया है कि यहाँ पर ये आपके पास पोटेंशियोमीटर वायर है और प्राइमरी सर्किट को आपने डिस्टर्ब नहीं किया है, बस आप यहाँ पर ये एक सेल है और इससे आपने कोई एक्सटर्नल रेसिस्टेंस को लगा दिया है जिसका वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है। इंटरनल रेसिस्टेंस आपका यहाँ पर था, ये 1 ओम था, यहाँ भी आपका 1 ओम ही है और यहाँ आपने 2 ओम का एक्सटर्नल रेसिस्टेंस यहाँ पर ऐड किया इसके साथ। और आप फिर यहाँ पर गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करके इस जॉकी को स्लाइड करते हैं तो कुछ लेंथ आपको मिलता है यहाँ पर L2। ये लेंथ आपसे पूछा है कि लेंथ कितना होगा, ठीक है। तो ये आपका एक क्लोज सर्किट हो गया, क्लोज पाथ हो गया, ठीक है। इस क्लोज पाथ में करंट फ्लो होगा। इस करंट को आप लिख सकते हैं कि अगर इसका EMF E है तो I इज इक्वल टू E अपॉन टोटल रेसिस्टेंस कितना हो गया, 1 + 2 दैट इज 3, इतना इसमें करंट फ्लो होगा। और गैल्वेनोमीटर से आप जब ये पॉइंट फाइंड आउट करते हैं जहाँ पर डिफ्लेक्शन आपका 0 है, तो इसका मतलब यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में आपका ये 3 है। गैल्वेनोमीटर में आपका कोई करंट नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर जितना पोटेंशियल है इन दो पॉइंट्स पर, या इस 2 ओम के पॉइंट्स पर जितना पोटेंशियल है, इस 2 ओम रेसिस्टेंस पर जितना पोटेंशियल है, उतना ही पोटेंशियल आपका इस वाले पॉइंट पर आ रहा है AC डैश पर। और AC डैश को तो आप आसानी से लिख सकते हैं कि VAC डैश इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट मल्टीप्लाई बाय जो लेंथ आपको मिलना है, L2 मान लें उसको। और ये आपका जो AC डैश होगा, ठीक है, ये कितना होगा, इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, ये करंट आप कैलकुलेट कर चुके हैं, E/3। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V इज इक्वल टू IR से आप कैलकुलेट करेंगे 2E/3, ये कितना हो गया, x इंटू L2। तो यहाँ पर आपको E का वैल्यू आप यहाँ से पुट कर सकते हैं, तो यहाँ लिख दें आप 2, E का वैल्यू यहाँ से x इंटू L1, और L1 आपको पता है, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दें तो L1 का वैल्यू आपको कितना गिवन है, दैट इज 330 अपॉन 3 इज इक्वल टू x इंटू L2, x कैंसिल आउट, और इससे आप डिवाइड करें इसको तो आंसर मिलेगा आपको L2 इज इक्वल टू 220, ये 110 टाइम्स होगा, इससे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47।
47 बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, क्लास नोट्स का क्वेश्चन है। तो 1 किलोग्राम बोला आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, तो वो एक बॉल से स्ट्राइक करता है, ये आपके पास बॉल है, ये इससे स्ट्राइक करता है एट एन एंगल ऑफ 60। एंगल का ख्याल रखें, एंगल कहाँ से आपको दिया है, एंगल 60 विद द बॉल, बॉल के साथ जो एंगल है वो आपको गिवन है, दैट इज 60। आगे आपसे कहा जाता है कि इट्स रिफ्लेक्ट्स एट ए सेम एंगल, सेम एंगल से रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होता है सेम एंगल से, तो 60 पर आया है, तो वॉल से जो एंगल है इसका उसी सेम एंगल पर वापस से रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो इट रिमेन्स इन कॉन्टैक्ट फॉर, टाइम दिया हुआ है आपको कितना टाइम तक ये कॉन्टैक्ट में रहता है, 0.1 सेकेंड तक। तो फोर्स एक्सर्टेड कितना किया बॉल पर, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो आप यहाँ पर देखें कि ये आपका वेलोसिटी का डायरेक्शन है, ये एंगल आपका है, ये एंगल आपका 60 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये भी 60 होगा। ये अगर 60 है, लेट्स से कि ये वेलोसिटी इसका क्या v है, जो कि आपको गिवन है, दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड, तो इसका ये कंपोनेंट आप करेंगे, ये भी एंगल 60 हो गया, तो v cos 60, और ये एंगल कितना, ये वेलोसिटी कितना होगा, v sin 60। सिमिलरली आप यहाँ पर कंपोनेंट कर लेंगे, वेलोसिटी आपका ऐसे है, ठीक है, ये एंगल 60 है तो ये भी 60 होगा, वेलोसिटी सेम उससे रिफ्लेक्ट बैक होता है, तो ये आपका v cos 60 हो गया और ये v sin 60 हो गया, ठीक है। आप देखें कि जो वर्टिकल डायरेक्शन में इसके पास मोमेंटम था m इंटू वी कोस 30, फाइनली भी मोमेंटम कितना हो गया, m इंटू वी कोस 30। वर्टिकल डायरेक्शन में देर इज नो चेंज इन मोमेंट ऑफ देर इज नो चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम में अगर आपके पास कोई चेंज नहीं है तो फोर्स तो आप ऐसे लिखते हैं ना कि डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, चेंज इन मोमेंटम, और उस मोमेंटम को चेंज होने में कितना टाइम लगा है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो मोमेंटम में कोई चेंज ही नहीं हुआ है, इसका मतलब force in vertical direction is 0 because there is no change in linear momentum in vertical direction। तो vertical direction में आपका कोई force exert नहीं होगा। आप horizontal direction की बात करें तो horizontal direction में आपके पास initial momentum कितना था, initial momentum को आप क्या लिखेंगे, इसका जो velocity का direction था ये x axis के along था, तो आप लिखेंगे कि m इंटू v cos v sin, आपको लिखा हुआ है m इंटू v sin 60, ये आई कैप में है, और फाइनल में जो आपको लिखा हुआ है दैट इज m इंटू वी साइन 60 बट इन नेगेटिव डायरेक्शन, दैट इज माइनस आई कैप। तो आप डेल्टा पी लिखेंगे यहाँ से, डेल्टा पी इज इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। तो डेल्टा पी का कैलकुलेशन आप कर चुके हैं, ये यहाँ पर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम देख रहे हैं, मतलब एक्स डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो पी फाइनल कितना हो जाएगा, एम वी इंटू साइन 60 बट इन माइनस, ठीक ना, माइनस आपने लगा दिया, फिर माइनस साइन लगाएं, इनिशियल लिखें आप m इंटू वी साइन 60, ये आई केप में रहेगा आपको, तो दोनों एडअप हो जाएगा। तो नेट आपके पास कितना आ रहा है, एम वी साइन 60, वैल्यूज आप पुट कर दें तो आपको मालूम चलेगा कि ये 2, मास कितना है 1, इसका स्पीड कितना है दैट इज 1, और ये कितना आ रहा है आपके पास √3/2, ठीक है। तो यहाँ से ये कैंसिल, 2 से 2, तो चेंज इन मोमेंटम आपके पास √3 आ रहा है, ठीक। तो फोर्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो फोर्स आपके पास होता है, फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा पी आपके पास कितना है, आपको फोर्स का सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा है, तो मैग्नीट्यूड आप फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से कि इसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, √3। इस मोमेंटम को चेंज होने में टाइम आपको गिवन है कि 0.1 आपको टाइम लगा है, 1 सेकेंड आपको टाइम लगा है, तो आप यहाँ से पॉइंट को ऊपर जब हटा देना तो 10 हो जाएगा, 10√3, ये आपका न्यूटन में आंसर आएगा। तो आंसर इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज 3, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 48 पे चलते हैं। 48 में आपको एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन एन ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम ये गिवन है। तो एंगुलर मोमेंटम तो आपको पता ही है, L इज इक्वल टू NH/2π, ऐसे गिवन होता है, ये फॉर्मूला आपने याद किया भी होगा। और ये आपको गिवन है कि 1.5 H/π ये गिवन है, तो पाई से पाई कैंसिल, H से H कैंसिल, तो N इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 3। अगर N इज इक्वल टू आपके पास 3 आ गया तो आपको फाइंड आउट करना है कि एनर्जी कितना होगा सेम ऑर्बिट में, तो E इज इक्वल टू कितना है, आपके पास एटम कौन सा है, हाइड्रोजन है, तो आप लिखेंगे कि -13.6 डिवाइडेड बाई N स्क्वायर,
तो एन स्क्वायर का वैल्यू, एन आपके पास 3 है तो ये हो जाएगा, एन का जब स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे आप 1, ठीक है। 4 तो 45 तो 5.5 1.5 जो भी आंसर आपका मैच कर रहा है दैट इज़ 1, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 1। नेक्स्ट 49 में आपको मेंशन है कि पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये होता क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपका स्पीड क्या रहता है, कांस्टेंट। स्पीड क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। स्पीड में कोई चेंज नहीं होता। अगर पार्टिकल लेट्स से कि अगर 2 मीटर पर सेकंड से इस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं तो इसका स्पीड कहीं भी चला जाए ये 2 मीटर पर सेकंड ही रहेगा, 2 मीटर पर सेकंड ही रहेगा हर जगह पर। स्पीड की बात कर रहे हैं, स्पीड 2 मीटर पर सेकंड रहेगा, यहाँ भी स्पीड कितना रहेगा, 2 मीटर पर सेकंड रहेगा, ठीक है। लेकिन आपसे स्पीड का नहीं पूछा है, आपसे पूछा है कि वेलोसिटी क्या होगा, और वेलोसिटी के साथ वेक्टर लगाया हुआ है, वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन इसके साथ भी लगाया हुआ है कि वेक्टर, ठीक है। यूनिफॉर्म आपके पास सर्कुलर मोशन है तो इसमें आपका स्पीड कांस्टेंट है। स्पीड कांस्टेंट है तो इसका मतलब पार्टिकल पर कोई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वर्क नहीं कर रहे। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपके पास नहीं है, लेकिन विदाउट एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है। तो आपके पास एक एक्सेलरेशन होगा जिसको आप बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये होता है आपके पास v²/r, जो भी आपका सर्कल का रेडियस है। अब देखें कि इसका मैग्नीट्यूड जो आपके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का होता है दैट इज कांस्टेंट। इसका आप मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो ये होगा आपके पास v²/r, आपने ये सीखा होगा, और ω²r ऐसे भी लिखते हैं, v = r ओमेगा होता है तो ω²r। लेकिन यहाँ पर आपसे मैग्नीट्यूड की नहीं बात कर रहे हैं, आपसे एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो आपको दोनों चीज़ों को इंक्लूड करना है कि आपका मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, लेकिन जहाँ भी आप मूव करेंगे कि अगर आप यहाँ पर हैं तो एक्सेलरेशन आपका ऑलवेज वर्क टुवर्ड्स द सेंटर, इसीलिए आपका इसको कहते हैं सेंट्रीपिटल, ठीक है। तो हमेशा सेंटर की तरफ वर्क करता है। तो आप देख सकते हैं कि हर एक पॉइंट पर, हर एक इंस्टेंट पर इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है मतलब आपके पास एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, ठीक है। हर एक पॉइंट पर, इंस्टेंट पर आप देख सकते हैं कि इसका वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। स्पीड तो कांस्टेंट है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, बट वेलोसिटी की डायरेक्शन इज नॉट कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि हर मोमेंट पर आपका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो आंसर जो आपका होगा कि ना तो वेलोसिटी आपका कांस्टेंट है, ना ही आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो ऑप्शन आपका 2 करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 50। सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्वेश्चन है और एसएचएम का क्वेश्चन है। इसमें आपको टाइम पीरियड गिवन है कि अ सिंपल पेंडुलम ऑसिलेटिंग इन एयर। तो एयर का तो आपको पता ही है कि जी इफेक्टिव एयर के केस में कितना लेते हैं आप, अगर किसी मीडियम में आप नहीं है, सिर्फ एयर में है तो जी वर्क कर रहे हैं तो जी इफेक्टिव जी हो जाएगा। तो टाइम पीरियड आपको गिवन है 2π√L/g इफेक्टिव लिखते हैं आप, तो L/g इफेक्टिव की जगह जी लिख देंगे सिंपली, दैट इज गिवन टू यू। ये आपको मेंशन है कि ये कितना है, √3 सेकंड। नेक्स्ट आपसे पूछा है इफ कंप्लीटली इमर्स्ड इन नॉन विस्कस लिक्विड में आपने इमर्स कर दिया है, डेंसिटी आपको गिवन है, ठीक है। डेंसिटी 1/4 है उसका मेटल की, ठीक है। मेटल जो आपके पास जो भी ऑब्जेक्ट आपने सबमर्ज किया है बब की उससे, तो ये दिया हुआ है आपको। तो पहले आप देखते हैं कि अगर आप सबमर्ज कर रहे हैं तो होगा क्या, कि लेट्स से कि ये लिक्विड है आपका, इस लिक्विड में आपने सबमर्ज कर दिया उस ऑब्जेक्ट को, ये ऑब्जेक्ट आपके पास है, लेट्स से कि ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। होगा क्या कि आपके पास नीचे mg लगेगा ग्रेविटी की वजह से, ये m/g। लेट्स से कि इसका डेंसिटी आपके पास है सिग्मा, तो आप लिख देंगे सिग्मा, इसका वॉल्यूम v लिख देंगे आप इंटू जी, मास को लिख सकते हैं आप ऐसा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। और इसको आपने जैसे सबमर्ज किया तो ऊपर एक फोर्स लगेगा, उसको आप क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ बायंसी। तो ये बायंसी जो फोर्स होता है कि इसने कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया, तो वॉल्यूम तो जितना इसका है उतना ही डिस्प्लेस करना है इसको। डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, लिक्विड का क्या डेंसिटी है, मान लें कि ये रो के इक्वल है, ठीक है, और इनटू जी, ये आपके पास हो गया फोर्स ऑफ बायंसी। तो अब आपको देखना है कि जी इफेक्टिव की आपको कैलकुलेशन करना है। अब आपने ये मान लिया कि नीचे आपके पास जो नेट फोर्स लगा हुआ है वो F लगा लिया है, ठीक है। तो इस F को आप ऐसे लिख सकते हैं कि नीचे की तरफ अब भी फोर्स ज़्यादा है, तो आप ऐसे लिख रहे हैं इसको -v/ρ/g। जो आपके पास नेट फोर्स आया है इसको आप लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू नेट न्यूटन सेकंड लॉ, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे कि σvg -v/ρ/g।
मास जो आप लिख लेंगे इस ऑब्जेक्ट का, इसको तो आपने सिग्मा इसका डेंसिटी लिया हुआ है v इंटू ए इज इक्वल टू सिग्मा v इंटू जी माइनस वी रो इंटू जी। ठीक है, तो सिग्मा से यहाँ से वॉल्यूम सब में कॉमन है तो कैंसिल आउट कर दें उसको। तो एक्सेलरेशन जो आपके पास आएगा ये 1 माइनस 1 बाई सिग्मा इंटू जी, कैलकुलेट करने पर आपको ये मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपसे अब इस चीज़ को अपने को यूज़ करना है, जो नेक्स्ट वाला आपको टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है उसके लिए। तो आप टाइम पीरियड लिखेंगे, नया जो आपके पास टाइम पीरियड होगा, न्यू जो टाइम पीरियड होगा 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी इफेक्टिव का आप यूज़ करते हैं। तो ये आपके पास है जी इफेक्टिव, तो इस ए को ही आप क्या बोलेंगे कि ये है आपके पास क्या है, ये है आपके पास जी इफेक्टिव। तो जी इफेक्टिव कितना आ रहा है आपके पास 1 माइनस बाई सिग्मा इंटू जी। ठीक है, तो आंसर कितना आ रहा है, जी इफेक्टिव आपके पास आया 1 माइनस रो बाई सिग्मा इंटू जी। और ये रेशो आपको जो है सिग्मा अपॉन रेशो, इसका रेशो गिवन है कि सिग्मा अपॉन रो मेटल का जो आपके पास डेंसिटी है इसका रेशो आपको 1/4 गिवन है इन द क्वेश्चन। ये आपको 1/4 लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पर पुट करना है। तो ये हो जाएगा आपके पास 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन 1 माइनस 1/4 1/4। ठीक है, और ये नीचे आपका जी है। तो इसको आप सॉल्व करना है, तो एलसीएम ले लेंगे आप, तो 4 एलसीएम हो जाएगा, नीचे आपका 3 हो जाएगा, 4 ऊपर जाएगा तो रूट 4/3, तो आप उसको लिख सकते हैं 2/√3 लिख सकते हैं। और ये लिखा हुआ है 2 पाई, अंदर वही बचेगा एल अपॉन जी, और ये आपको पहले गिवन है दैट इज √3 के इक्वल है 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। तो इसको आप लिखेंगे 2/√3 मल्टीप्लाई बाई ये हो रहा है आपके पास √3, तो आंसर आ जाएगा आपका 2 सेकेंड। तो करेक्ट ऑप्शन जो यहाँ पर आपके पास है ये ऑप्शन नंबर 3 है। इस तरीके से ये लास्ट क्वेश्चन था, पेपर वही उसी तरह का सिंपल पेपर था जिस तरीके का नीट में आया था, तो ओवरऑल इजी पेपर था। ठीक है, तो थैंक यू फॉर लिसनिंग।